नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा 1 लाख का परिवार होने पर। ये आपका परिश्रम है और दर्शकों के प्रति एक जवाबदेही और जिम्मेदारी का भाव है कि जो भी घटनाक्रम होते हैं देश के विदेश के, उन पर त्वरित रूप से आपके चैनल पर समीक्षाएं होती हैं और प्रोग्राम होते हैं। तो 1 लाख का परिवार होने पर आपको और आपके साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों को, सभी को बहुत बधाई। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हौसला अफ़ज़ाई के लिए। सर, विपक्ष ने तो झूठ और फ़रेब की सारी हदें पार कर दी हैं। इतने सेल्फिश हो गए हैं, स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर सदन में चर्चा होती है। उनकी बहादुरी पर इनकी नज़र में कुछ नहीं है, उनकी बहादुरी, और सदन में बहिष्कार करते हैं। और देखिए, इससे पहले आपको भी याद होगा सेना के पराक्रम को कैसे इन्होंने कम करके दिखाने की कोशिश की। मतलब कितने क्या कहा जाए इन्हें, मतलब ऐसे गिरे हुए सवाल पूछते हैं, इतने गिरे हुए इनके एक्ट हैं। मैं सर वन बाय वन समझना चाहती हूँ कि विपक्ष को क्या हो गया है, संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार क्यों कर रहे हैं सर? मोदी फोबिया हो गया है, मोदी फोबिया। मोदी जी की लोकप्रियता से इतने ज्यादा आतंकित हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और अकेले हमारे देश का विपक्ष ही थोड़ा घबराया हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप तक जो है वो परेशान है, कई दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख परेशान हैं। आप ग्लोबल रेटिंग देखिए ना, जी, पिछले 5 साल की, 6 साल की ग्लोबल रेटिंग में सारे जितने तुर्रम खां हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी ग्लोबल रेटिंग क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल रेटिंग क्या है। ये ग्लोबल रेटिंग जो है वो तय कैसे होती है? उनके अपने देशों में एक सर्वे कराया जाता है, एक बड़ा सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि कितने वर्ग, कितने समुदाय, कितने क्षेत्रों में उनकी स्वीकार्यता है, कितनी लोकप्रियता है और किन किन मुद्दों पर लोगों की नाराजगी हाईएस्ट लेवल पर है या न्यूनतम लेवल पर है। ये सारी चीजें जब देखी जाती हैं, आंकी जाती है, तो फिर उसकी रेटिंग तय होती है। और डोनाल्ड ट्रंप तो 6-8वें नंबर पर हैं। इसी तरीके से कुछ दूसरे राष्ट्र प्रमुख हैं जो 7वें, 6ठे, 5वें, 4थे नंबर पर हैं। मोदी जी तो और देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो 1, 2, 3 हैं। ये कैसे होता है? और क्यों राहुल गांधी सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो जो आश्वासन देते हैं, जो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं, उसको अक्षरशः लागू नहीं करते बल्कि उससे अधिक करके दिखाते हैं। पब्लिक को डिलीवर होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे इनके पापा के समय, इनके पिताजी के समय होता था कि जी हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और डिलीवर 15 पैसे होता है। 85% 85 पैसा जो है वो बीच वाले दलाल खा जाते हैं। लेकिन कभी राजीव गांधी ने ये नहीं बताया कि वो दलाल हैं कौन, बस ये बताया कि 15 पैसे ही पहुंचता है। तो अब तो जो भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो भी लाभार्थी है, उस तक 100 के 100 पैसे पहुंच रहे हैं। उधर से एक क्लिक होता है और उधर उनके अकाउंट में सीधा उतने का उतना पैसा डिलीवर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आज की तारीख में केवल इन्होंने कहा नहीं है, 4 करोड़ गरीबों को घर बना करके दिए हैं और उनमें भी 75% से ज्यादा महिलाओं के नाम है वो घर। घरों में टॉयलेट भी बनवा करके दिए हैं, बिजली का कनेक्शन भी दिया है, रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का गरीब को
मुफ्त में अब प्रमुख अस्पतालों में उपचार कराने की सुविधा दी गई है। तो ये किसी और के आंकड़े नहीं हैं, ये तो वैश्विक मंचों के आंकड़े हैं। आईएमएफ का आंकड़ा है कि भारत में पिछले 10-11 सालों में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, उनका जीवन सुधरा है। अच्छा, कुछ ऐसा संयोग बन रहा है या कह लीजिए कि दुर्योग बन रहा है विपक्ष के लिए कि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो मोदी जी को सेनाओं के जरिए पराक्रम दिखाने का एक अवसर सुलभ करा देती हैं, मुहैया करा देती हैं। पुलवामा की घटना, जिसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में और करीब 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। उससे पहले उड़ी की घटना, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार भारत ने, भारतीय सेना ने सरहद पार करके, एलओसी पार करके, तब तो एलओसी पार की थी, और जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तब इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया था। दोनों बार अंदर घुस करके ऑपरेशन किया। इस बार जब ये पहलगाम की घटना हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं का जो पराक्रम था, उससे तो पूरी दुनिया चमत्कृत है, हैरान है, परेशान है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी महारत हासिल है भारतीय सेना को, जो रूस नहीं कर पाया यूक्रेन में, जो इजराइल नहीं कर पाया गाजा पट्टी में, या ईरान में, सीरिया में, आपके जो आपका ये हिजबुल्ला का लेबनान में, तो वो मोदी जी ने 4 दिन में कर दिखाया, और केवल कुछ घंटों की कार्रवाई में, कुछ घंटों की कार्रवाई में। चाहे जैश हो, लश्कर हो, हिजबुल हो, इनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। 10-11 एयरबेस जो है वो इस लायक नहीं छोड़े कि वहां से उड़ान भरी जा सके। इनके रडार, इनका एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब ध्वस्त कर दिया। तो एक नए लेवल पर, एक नए स्तर पर उनकी लोकप्रियता है। अच्छा, इनको लगता था कि जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के साथ इंदिरा गांधी की बातचीत थी कि राकेश, आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, और उन्होंने जी कहा था जी। सारे जहां से अच्छा। इनको लगता था कि बस एक मौका आ गया, काफी है, अब तो किसी को अंतरिक्ष में जाना ही नहीं चाहिए, अब तो किसी दूसरे प्रधानमंत्री को किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री से बात करनी ही नहीं चाहिए, वो सारी चीजें जो है रिपीट होनी ही नहीं चाहिए जो इंदिरा गांधी ने की है। दुर्योग से अभी कुछ ही समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार लगातार ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया, तो इंदिरा गांधी का एक और रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। निरंतरता में 11 बार उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, नेहरू जी का तो 16-17 बार का है, निरंतरता में 15 बार का है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक करके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। कांग्रेस का शासन कितने सालों तक रहा? ना तो उसने दंड संहिता में कोई बदलाव करने के बारे में कभी सोचा। अब तो दंड संहिता की जगह मोदी सरकार न्याय संहिता ले आई। ना इन्होंने कभी ये सोचा कि हमारी नई पार्लियामेंट होनी चाहिए, जो अंग्रेजी दास्ता की प्रतीक है, पुरानी पार्लियामेंट, जो जिसका निर्माण 1927 में हुआ था, वही, उसी में सब कुछ चल रहा था। हो हल्ला करना हो, हंगामा प्रदर्शन करने हो, पर आपको कोई कानून पारित करना हो, जिरह करनी हो, सब उसी में चल रहा था। अच्छा, उसकी कई तरह की दुश्वारियां थी, वो जगह जगह से जो है वो हिल भी गई थी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ानी थी, उसको अत्याधुनिक भी बनाना था। तो ये श्रेय भी मोदी जी को जाता है, उन्होंने नई पार्लियामेंट खड़ी कर दी। यहां तक के जो मेन मंत्रालय हैं वो तो चलो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में थे, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, लेकिन बाकी के मंत्रालय, वो कहीं शास्त्री भवन में चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। हम लोग भी जब दिल्ली में
नेशनल ब्यूरो में काम करते थे अमर उजाला के, तो हम लोगों को भी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाने में समय लगता था। आज की तारीख में इस सरकार ने कर्तव्य पथ के एक तरफ सभी मंत्रालयों को एक भवन में जो है वो उसकी जगह कर दी है। नई भव्य बिल्डिंग बनी है, और क्या शानदार बिल्डिंग बनी है। तो ये एक के बाद एक ऐसे काम करते जा रहे हैं और देश का पैसा बचा रहे हैं। मैं एक बार पीयूष गोयल ने करीब 50 वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया था और मेरा जाना हुआ वाणिज्य मंत्रालय में। इतना भव्य बना हुआ है वाणिज्य मंत्रालय जो नया बना है, और उसमें जो मीटिंग हॉल था उसमें हम लोगों की मीटिंग थी। और एक बार भारत मंडपम में मीटिंग थी जहां पर G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी हॉल में मीटिंग रखी गई थी। ये सब इतने भव्य बनाए गए, इतने दिव्य बनाए गए हैं। और पीयूष गोयल ने एक व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि इससे पहले, यानी 2014 से पहले, या इन भवनों के, इन बिल्डिंग्स के बनने से पहले, जब हम अलग अलग राज्यों के सचिवों की या मंत्रियों की या मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे, तो अक्सर हम लोगों को 5 स्टार होटल के जो बड़े बड़े हॉल हैं उनको किराए पर लेना पड़ता था। वहाँ उनके लिए खाने वाने की, आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और मिनिमम भी अगर लगा लें तो एक मीटिंग पर 30 से 40 लाख रुपया खर्च होता था। आज की तारीख में चूंकि अपने भवन बन गए हैं, अपने हॉल बन गए हैं, और वो 5 स्टार होटलों से कम खूबसूरत नहीं है बल्कि उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। अब हार्डली 5 से 7 लाख, हद से हद 10 लाख रुपया खर्च आता है। तो यानी एक मीटिंग का ही मोदी सरकार 30 लाख रुपया बचा रही है। तो ये जो काम किया है, ये जो करिश्मे किए हैं पिछले 10-11 साल में, और जिस तरीके से पूरी विश्व में भारत की एक मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, और जिस तरह हमारी इकोनॉमी 11वें स्थान से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो इन सब चीजों को देख करके ये भयभीत नहीं होंगे तो क्या होगा। इनको लगता है कि अरे, इंदिरा जी का रिकॉर्ड भी टूट गया कि राकेश शर्मा से अंतरिक्ष में उन्होंने बात की थी, अब मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला से बात कर ली। अरे, इन्होंने तो इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, 12वीं बार निरंतरता में राष्ट्र के नाम संबोधन करके और लाल किले से तिरंगा फहरा करके। अरे, इन्होंने तो नई पार्लियामेंट भी बना दी जो हम कभी नहीं कर पाए। इन्होंने तो नए मंत्रालयों की बिल्डिंग बना दी। इन्होंने तो राष्ट्रपति के लिए अलग जो है भवन बना दिया जो हम नहीं कर पाए। तो ये एक्चुअल में अपने आप से नाराज हैं, खिन्न हैं, परेशान हैं। इनको लग रहा है कि सारी चीजों का क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को मिलता जा रहा है, और लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम लोगों ने इतने सालों तक राज किया, ना आप दंड संहिता को न्याय संहिता में बदल पाए, ना आप दूसरे काम कर पाए, ये कर पा रहे हैं। तो इनकी संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में रत्ती भर कमी नहीं आ रही है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इनको लगता है कि संसद में जो शुभांशु शुक्ला पर चर्चा की गई थी, अगर हम उसमें भाग लेते, हम अगर उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना करते, करनी पड़ती, बुराई तो क्या करते उसकी, तो इसका लाभ तो मोदी जी को मिलता, बिहार चुनाव में भी और बंगाल चुनाव में भी। ये हर घटना को, हर चीज को, भारत के हर अचीवमेंट को चुनावी राजनीति से जोड़ने की भूल कर रहे हैं। आपके तारीफ करने ना करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो पब्लिक के यहाँ अंकित होता जाता है कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं, और जब समय आता है तो वो उसका इजहार करते हैं, या जो आपके कारनामे हैं उनका प्रतिकार करते हैं। और सर, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना साफ और स्पष्ट कहा, लेकिन देखिए अब इस पर भी विपक्ष जो है पूरा स्यापा कर रहे हैं और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। रैदर मतलब महाभियोग की मांग उठा दी है, और एसआईआर की गलतियों को
सुधारने की जो कोशिश हो रही है इससे इन्हें तकलीफ क्यों है सर? तकलीफ तो इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में बाहर हो जाएंगे, जो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं, और उनके अभी भी वोट डाले जा रहे थे बुर्के पहना करके या दूसरे तौर तरीकों से, या कुछ रजामंदी करके वोटिंग टीम से, कुछ भी कह लीजिए आप। दूसरे जो लोग अपना शहर छोड़ गए, अपना गांव छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले गए रोजगार के सिलसिले में, या कहीं दूसरी जगह उन्होंने जिन्होंने अपने नए घर बना लिए हैं और उनके पुराने घरों पर भी वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनके पहचान पत्र हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके कुछ प्रतिशत ही सही वो कोशिश करते होंगे कि उनके वोट पड़ जाएं। तीसरे जो विदेशी हैं, जिनको घुसपैठ करवा करके ये लोग लेकर के आते हैं और उनको यहाँ राशन कार्ड से लेकर के आधार कार्ड तक, मतदाता पहचान पत्र तक सब मुहैया कराते हैं, अब वो भी सब हट जाएंगे। तो इनकी पीड़ा अपरंपार है। वैसे ही पब्लिक इनको नकार चुकी है, वैसे ही इनके दुर्दिन चल रहे हैं। केंद्र की सत्ता से 2 टर्म तो बाहर रह ही चुके हैं सारे के सारे, केवल कांग्रेस नहीं, उनके साथ ये भी तो मलाई खाते हैं ना बाकी लोग भी। तो ये सब सत्ता से बाहर हैं, तो इनको लगता है कि बड़े दुख भरे दिन और भी देखने को मिलेंगे, ये 5 साल और सत्ता में के बाहर रहना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि 2029 में भी कोई संभावना बन रही है, क्योंकि 2029 तक तो डिलिमिटेशन हो जाएगा, महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिल जाएगा। तब तक मोदी जी ऐसे बहुत सारे और काम कर चुके होंगे कि लोग उन्हीं की वाहवाही करेंगे, इनकी तरफ देखेंगे नहीं। तो अब कुछ ना कुछ तो रायता फैलाना है। इसलिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो चाहे पार्लियामेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, पिछले दिनों कह दिया ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन झूठा भारतीय है। यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में भी आपको विश्वास नहीं है, तकलीफ होती है। पार्लियामेंट में आपको बोलने नहीं दिया जाता, जबकि पार्लियामेंट को आप चलने ही नहीं देते, उसमें तो दूसरों को भी नहीं बोलने देते, इनके खुद के बोलने का तो सवाल ही क्या है। इसी तरीके से मीडिया को ये धमकाते हैं, उनकी जात पूछते हैं, उनके मालिकों की जात पूछते हैं। तो इन्होंने छोड़ा किसे है? इनके फ्रस्ट्रेशन चौतरफा निकल रहे हैं। जहां तक सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, ज्ञानेश कुमार की जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहूँगा हिस्टोरिक थी। मैं जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस समय तो नहीं देख पाया, लेकिन कल रात काम खत्म करने के बाद मैंने इसमें टाइम लगाया। 1 घंटा 24 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने पूरी सुनी। और क्या उन्होंने पहली बार मैंने देखा है किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को लिटरली हड़काते हुए और सीधे सीधे चुनौती देते हुए ने कहा कि जो आपने फेक नैरेटिव गढ़ा है और राष्ट्रीय चैनलों पर जिस तरीके से उसका लाइव प्रसारण हुआ है, या तो आप माफी मांगिए या आप हलफनामा देकर के वो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को दीजिए, क्योंकि वो सारे फेक डॉक्यूमेंट थे और उनमें अगर कुछ सच भी थे तो ये अगेन एक बड़ा अपराध है कि आपने लोगों की निजता भंग की है। उनके चेहरे दिखाए हैं, उनके एड्रेस दिखाए हैं, ये निजता भंग करने का अपराध आपने किया है। अब संकट सबसे बड़ा ये है कि चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। वो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे इस पर बड़ा प्रश्न है। कर सकते हैं अगर चाहें तो, एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो तेवर थे ज्ञानेश कुमार के वो ऐसे ही थे कि जैसे
एक ऐसी पवित्र संस्था, संवैधानिक संस्था को आप मटियामेट करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल अपने क्षुद्र राजनीतिक हितों को साधने के लिए, और इनके कंधे पर बंदूक रख करके निशाना आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के तो आशंकित इसलिए है ना कि लोकसभा चुनाव, तीसरे लोकसभा चुनाव में भी इनकी दाल गली नहीं, और उसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें भी कहीं कोई सफलता मिली नहीं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों की विधानसभा, जिनमें केवल 6 सीटें कांग्रेस जीती है। हरियाणा में 90 का सदन, जिसमें केवल 37 सीटें जीत पाए, तीसरी बार भी सरकार नहीं बना पाए। महाराष्ट्र में तो इनकी केवल 16 सीटें रह गई विधानसभा में। इसी तरह झारखंड में भी करीब 18 या 19 सीटें आई हैं, और दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, एक भी सीट नहीं आई। तो इनको लगता है कि बिहार में ही क्या किस्सा है हमारा, बिहार में भी हम ऐसे ही ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। और बंगाल, जो बिहार के बाद चुनाव होने वाले हैं, वहां तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सीटें 44 थी, और वो पिछले विधानसभा चुनाव में 0 हो गई थी, एक भी नहीं आई थी। और वामपंथियों की 22 सीटें थी, उनकी भी 0 हो गई थी। बढ़ी किसकी? ममता बनर्जी की, और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से उछल करके 77 पर पहुंच गई थी। तो इनको लगता है कि बंगाल में भी कोई किस्सा नहीं है, तो रायता बिखेरो और पहले से ही एक पेशबंदी करो कि साहब मतदाता सूचियों में बड़ा गड़बड़ घोटाला किया जा रहा, बड़ी चोरी की जा रही है। तो ज्ञानेश कुमार ने पूछ लिया कि कैसे चोरी की जा रही है, जरा डिटेल बताओ। भाई, करोड़ों कर्मचारी, लाखों अधिकारी आपके बीएलए, यानी जो आपकी पार्टी के बूथ के एजेंट होते हैं, वो वहां रहते हैं। हमारे रिटर्निंग अफसर से लेकर के तमाम दूसरे रहते हैं। वो चोरी कैसे की जाती है ये समझाओ देश को, वो समझा नहीं पा रहे हैं। किसी ने नारा दे दिया कि वोट चोरी कर दो तो चल जाएगा, ये आसान सा शब्द है, बड़ी मारक क्षमता रहेगी इस शब्द में, तो पकड़ लिया वो। लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि वोट चोरी हो कैसे रही है। तो ये अपने आप को ही एक तरीके से एक्सपोज करते जा रहे हैं और जनता की नजरों में खुद को गिराते जा रहे हैं। देखिए सर, सासाराम में राहुल गांधी वोट चोरी का प्रोपेगेंडा फैलाने निकले और वहीं की जनता ने इन्हें खानदानी चोर बता दिया। तो इनकी यात्रा की तो वहां हवा निकाल दी ना। अब खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीटेड हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। इनकी माताजी भी चार्जशीटेड है। कुल मिलाकर के 5,000 करोड़ का ये घोटाला है, जिसमें से अकेले 2,000 करोड़ का तो दिल्ली का ही है। बिल्डिंग का जो 140 करोड़ के आसपास किराया आता है अलग अलग बिल्डिंगों को, जो उन्होंने वो किराए पर उठा रखा है, उसकी जब्ती भी हो चुकी है ईडी के द्वारा। बहुत सारी संपत्ति इनके जीजा जी की जब्त की जा चुकी है, जमीनें जब्त की जा चुकी है। इनके जीजा के खिलाफ भी शिकोहपुर लैंड स्कैम में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो इस परिवार के 3 लोगों के सिर पर तो तलवार लटकी हुई है, सजा की, गिरफ्तारी की, जेल जाने की। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे संदिग्ध मामले हैं जो राजीव गांधी के नाम पर फाउंडेशन बने हुए हैं। उनमें दुनिया के किस किस देश से कंट्रीब्यूशन आया है, दान दक्षिणा आई है, और इसकी एवज में इन्होंने उनको क्या क्या लाभ दिए हैं या सूचनाएं दी हैं, ये अपने आप में जांच का विषय है। चीन से ये लोग पैसा लेते रहे हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाधिक बार आरोप लगाए गए हैं। इनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं चीन को लेकर के। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी
तो ये सहपरिवार चीन के राजदूत के यहाँ डिनर कर रहे थे। इसी तरीके से जब बीजिंग ओलंपिक था 2008 में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ये लोग सब गए थे उसी जहाज में, और वहाँ की तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी के साथ कोई MOU साइन कर रहे हैं, और पीछे की तरफ तब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे शी जिनपिंग खड़े हुए हैं, सोनिया गांधी खड़ी हुई हैं, आनंद शर्मा खड़े हुए हैं, कुछ और लोग हैं चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आज तक इन्होंने देश को नहीं बताया कि वो MOU क्या साइन किया गया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की सत्तारूढ़ उस समय की कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई MOU साइन हुआ। दुनिया में शायद ये एक अनूठा MOU था जो दो देशों की पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हुआ। लेकिन बाद में पता लगा कि इसी तरह का एक MOU चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तब जो आपकी बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी उसके साथ भी किया था, और बीजिंग में ही गांधी परिवार की बेनजीर भुट्टो के परिवार से मुलाकातें भी हुई थी, कुछ बातें भी हुई थी। तो ये आज तक नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी और जानकारियां मिसेस गांधी से लेकर के और उसके बाद दोनों बेटों के बारे में भी और बहुओं के बारे में भी वो सब तैरती रहती हैं, वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। लेकिन अगर इनके चुनाव अभियान के दौरान कहीं कुछ इस तरह की नारेबाजी हुई है, टीका टिप्पणी हुई है, तो ये इनके लिए एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसे कहते हैं ना आम भाषा में, चिढ़ते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनको नफरत करते करते अब ये देश को भी नफरत करने लगे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपमान करने लगे हैं। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय।